Say 810 engagements to report on summary financial statements. Okay, so this standard basically covers the SFS, like SFS that are prepared from the AFS. So mainly the first important thing is who can be the auditor, who can be the auditor of the SFS. तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ वही हो सकता है जिसने AFS को ऑडिट किया है. जो ऑडिटर है AFS का ऑडिटर, वो ही ऑडिटर बनेगा SFS का भी. SFS का ऑडिटर भी यही बनेगा. इसके अलावा कोई और ऑडिटर नहीं बन सकता SFS का. ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है कि मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रिफ्लेक्ट करती हैं. पहला है कि दे रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब जो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ना, ये उसी से ड्राइव हुई है. मतलब एक तरह से इक्विवेलेंट ही हैं AFS के. जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट. बट ये कि इसमें कम डाटा इशू किया है, मतलब कम डाटा कम इन्फॉर्मेशन डाली गई है. जो ज़्यादा रेलिवेंट है वो डाली गई. जैसे कंटेन्स लेस डिटेल देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट विद दैट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल. मतलब AFS में जो दिया है उसके साथ कंसिस्टेंट है. एक तरह से बस स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन की है इसमें. ठीक है, और इसमें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. इसमें हाँ, इसमें रीजनिंग दी हुई है कि जो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कर रहा है ऑडिटर, वो सिर्फ AFS का ऑडिटर ही क्यों कर सकता है. तो उसमें रीज़न दिया है इन्होंने. इफ़ द ऑडिटर हैज़ नॉट ऑल्सो ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच समरी इज, मतलब जिससे समरी, मतलब एक तरह से AFS है उसकी समरी बन रही है SFS. तो SFS की समरी तो वही बना सकेगा ना जिसको पता होगा AFS के बारे में, और पता किसको होगा, जिसने ऑडिट किया है. देन the auditor shall not have the necessary knowledge to discharge his responsibilities in relation to summary financial statements in accordance with this essay. Okay, so this is covered. Next topic. The next topic is before acceptance. Like एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को क्या देखना चाहिए, मतलब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना चाहिए. तो मेनली इसमें 3 पॉइंट है, तो हमने एक तरह से इसको थोड़ा डिवाइड किया हुआ है. तो पहला है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्लेड क्राइटेरिया. ओके, सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मतलब मैनेजमेंट को ये पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड थर्ड है टू मेक AFS अवेलेबल विदाउट अनड्यू डिफ़िकल्टी. मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को भी अवेलेबल होने में. मतलब AFS बने हैं तो आराम से अवेलेबल होना चाहिए. ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योर करना है कि उसको अनड्यू डिफ़िकल्टी ना हो. ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है टू अटैच द रिपोर्ट वेयर एवर मैनेजमेंट इज गोइंग टू से दैट ऑडिटर हैज ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब जहाँ पे भी मैनेजमेंट बोल रही है कि इस ऑडिटर ने हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, तो मैनेजमेंट को साथ में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिटर, मतलब साथ उसके ऑडिटर रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट वो साथ में देनी ही देनी. नहीं दे रही तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे दे. ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट. ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. पहला पॉइंट है डिटर्मिनिंग वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल. ओके, तो ऐसे हम थोड़ा पैराग्राफ में दिया, हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें है फिर पहला पॉइंट है, पहले इसमें लिखा है अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होता है. अप्लाइड क्राइटेरिया इज़ द क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने लगाया है इन प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट POSFS. ठीक है, फिर आगे लिखा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन दस SFS so that they are consistent in all material respects or represent fair summary of audited financial सही बोल रहा हूँ, represent fair summary of audited financial statements. ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे. एक तरह से इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट इशू करेगा ना ऑडिटर, इसके ऊपर भी SFS के ऊपर रिपोर्ट इशू करेगा, उसमें या तो ये चीज़ आएगी कंसिस्टेंट या आएगी रिप्रेजेंट फेयर समरी. ये हम देखेंगे किस केस में क्या लिखना है. ठीक है, ये देखेंगे आगे. तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसमें लिखा है बिकॉज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय देयर नेचर कंटेन एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन. मतलब उसमें इकट्ठी की, मतलब एक तरह से समरी बनाई है ना, तो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली हमने थोड़ी कम की होगी, थोड़ा कंडेंस किया होगा. एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर भी लिमिटेड है. देयर इज इंक्रीज रिस्क दैट दे मे नॉट कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग इन द सर्कम. मतलब हमें डर है कि हमने एक तरह से लिमिटेड डिस्क्लोजर किया है और इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटेड है, तो रिस्क ज़्यादा है कि दैट दे मे नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन नेसेसरी सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग. मतलब मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए सर्कमस्टांसेस में. फिर है दिस रिस्क इंक्रीजेज वेयर एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर POSFS डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब जहाँ पे क्राइटेरिया है ही नहीं, मतलब अगर एप्लीकेबल क्राइटेरिया जिस सिचुएशन में है ही नहीं, वहाँ पर ये रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है. रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है इस चीज़ का रिस्क कि जो मिसलीडिंग हो सकता है, मिसलीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है,
और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, ये क्या क्या फैक्टर है, मतलब एक तरह से इन्होंने समरी बना दी इसकी। तो आप इसको ज़्यादा पढ़ो, इसको दिमाग में बिठा लो, इस पैराग्राफ को दिमाग में बिठा लो ताकि समरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी कैसी है, फिर पर्पज़ के समरी, पर्पज़ क्यों बनाना चाहते हो, क्यों बना रहे हो सर्विस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्यों बना रहे हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द, मतलब जो इंटेंडेड यूज़र्स है उनको एसएफएस किस पर्पज़ के लिए चाहिए, मतलब जो इंटेंडेड यूज़र है उनका नीड क्या है, उनकी नीड क्या है एसएफएस लेने की। फिर चौथा पॉइंट, वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा जो हमने अप्लाइड क्राइटेरिया लगाया वो ऐसा हमारा एक तरह से होना चाहिए जो हमें रिजल्ट दे कि हमारे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और नॉट मिल समरी एसएफएस आर नॉट मिसलीडिंग, मतलब मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए किसी भी सर्कमस्टांस में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब ये इसका समरी बनाई हुई है, तो उसमें हाँ एक और चीज़ है, द क्राइटेरिया फॉर पीओ ऑफ एसएफएस मे पीओ एसएफएस मतलब सम प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑथोराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और बाय लॉ और रेगुलेशन। ठीक है, सिमिलर टू द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एक्सप्लेन्ड इन ऐसे 210, in many such cases auditor may presume that such criteria are acceptable, but where established criteria for POSFS do not exist, criteria may be developed by management, मतलब मैनेजमेंट उस अगर एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कोई क्राइटेरिया लॉ रेगुलेशन का या किसी में लिखा नहीं है तो क्राइटेरिया मे बी डेवलप्ड, मतलब मैनेजमेंट खुद का क्राइटेरिया बना सकती है, खुद का अप्लाइड क्राइटेरिया बना सकती है, इसमें कोई गलती है। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है, बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो क्या लिखा है, इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स, सॉरी इफ़ द, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड दैट मैनेज अप्लाइड क्राइटेरिया आर अनएक्सेप्टेबल और अनएबल टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये इसमें इसी की बात हो रही है, इस पैराग्राफ के आगे की बात हो रही है। इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड दैट AC आर अनएक्सेप्टेबल और इज अनएबल टू ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज डिस्कस्ड, तो हमने ऊपर पढ़ा, द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, मतलब ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना अगर ऑडिटर को लग रहा है कि AC उसको एक्सेप्ट नहीं है, सही नहीं बनाया हुआ, और या क्या है सेकंड पॉइंट, अनेबल टू ऑब्टेन, मतलब मैनेजमेंट का अनेबल टू ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, अनेबल टू ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब एसएफएस के ऊपर रिपोर्ट का, अनलेस आगे लिखा है करना पड़ेगा किस केस में, अनलेस लॉ रेगुलेशन से सो, अगर लॉ रेगुलेशन ने बोल दिया तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर उसमें ये भी लिखा है, फिर अगर एंगेजमेंट हमें करना पड़ रहा है लॉ रेगुलेशन के तहत, हमने लिखा ना तहत डज नॉट कंप्लाई विद दिस एसे, तो हमने ये लिखना है उसमें कि engagement conducted in accordance with such law regulation does not comply with the essay. Accordingly, auditor's report on SFS shall not indicate that engagement was conducted as per SS, whereas auditor shall include appropriate reference to this fact. The fact क्या है, the fact that SSR, fact that SS के तहत ऑडिट नहीं हुआ एंड इंस्टेड लॉ रेगुलेशन ने कराई है, मतलब ये हमें फैक्ट मेंशन करना है कि ऐसे इसके अकॉर्डिंग नहीं किया हमने, लॉ रेगुलेशन में जैसे लिखा है वैसे कर रहे हैं उनकी वजह से। फिर ऑडिटर शेल ऑल्सो डिटरमिन द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन द एंगेजमेंट टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच एसएफएस आर डेराइव्ड। ऑडिटर शेल ऑल्सो डिटरमिन द इफेक्ट दैट इज ऑन द एंगेजमेंट टू ऑडिट, मतलब इसमें इसका क्या इफेक्ट हो सकता है एएफएस के ऑडिट के ऊपर, ऑडिटर को ये डिटरमिन करना है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें। नेक्स्ट भी अभी हाँ बस खत्म हो गए। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द समराइज नेचर ऑफ summary financial statement and the identity of the audited financial statements may for example be provided by title as summary financial statement, मतलब एक तरह से तुम्हें दूर से दिखाना है कि summary financial statements हैं ताकि यूज़र को ऐसा ना लगे कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है और उसको देख के समझ जाए कि ये मतलब गलत अपना व्यू पॉइंट बना ले। भाई टाइटल देना है अलग से, SFS प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं इसमें। ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक तरह से ये सिमिलर है पॉइंट जो हम इंटर में एक तरह से पढ़ते थे ना ऐसे 200 में। ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट इज एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड, मतलब हमने नीरज अरोड़ा सर से पढ़ा था एक बार, तो उन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट मानती है और जानती है। फिर आगे लिखे किस लिए क्या जानती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, वहाँ लिखते थे हम, मतलब ऐसे 200 में होता था, हम ऐसे 200 में ये पढ़ते थे इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पे होता है कि यहाँ सॉरी
ये हमारा SA 810 चल रहा है ना, SA 810 में लिखा है एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, ठीक है। टू मेक, फिर आगे सेकंड पॉइंट, टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। मतलब अगर तुमने ऐसा कुछ छुपा छुपा कर रखा है, पासवर्ड लगा के रख दिया कि पासवर्ड मेरे से कोई जिसकी मेरी बनती होगी उससे उसको बताऊंगा, तो ये वो गलत हो गया ना, तो डिफिकल्टी आ गई, विदाउट अनडिफिकल्टी। और इफ लॉ रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी मेड अवेलेबल, देन डिस्क्राइब दैट लॉ रेगुलेशन इन द समरी फाइनेंशियल, मतलब जिस लॉ रेगुलेशन ऐसे बोला है उसको डिस्क्राइब करो उसके अंदर, किसके अंदर बोला, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें ऑडिटर्स, फिर आगे ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट undue डिफिकल्टी इज अफेक्टेड बाय सच फैक्टर्स एज, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है इसमें। और समरी एसएफएस डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम वेयर और होम, किससे, मतलब एक तरह से किससे लेना है, मतलब फ्रॉम वेयर और फ्रॉम होम, तो किससे लेना है और कहाँ पे लेना है ये डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, पब्लिक रिकॉर्ड में होने चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ established a process by which the intended users of the SFS can obtain ready access, मतलब मैनेजमेंट ने प्रोसेस बना रखा है मैनेजमेंट ने कि यहाँ से जाके www.dis वेबसाइट पे जाओ, इसके स्टेप के जाओ, उसके अंदर जाके यहाँ पे जाके आपको SFS मिलेगी। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैनेजमेंट ने बताया प्रोसेस बता दिया, बस ये चेक करना है, प्रोसेस बता रखा है तो बढ़िया है, एक तरह से अनड्यू डिफिकल्टी तो नहीं है ना, बस बढ़िया है, फिर तो हमें दिक्कत ही नहीं है। फिर इसका थर्ड पॉइंट है एक तो, हाँ ये हम चेक कर रहे थे ना, यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो गया था, दूसरा ये हो गया था, अब थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं कि मैनेजमेंट मानती है और जानती है क्या चीज़ों को। पहले हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर है टू मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स। थर्ड पॉइंट है टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एसएफएस इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दैट इंडिकेट्स दैट ऑडिटर हैज़ रिपोर्टेड। मतलब एक तरह से मैनेजमेंट पब्लिक को बांट रही है एसएफएस, ठीक है, प्लस साथ में तुम्हारी एक तरह से ये भी बोल रही है कि ये ऑडिटर ने रिपोर्ट किया हुआ है इसके ऊपर, ऑडिटर हैज़ रिपोर्टेड ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, पर साथ में ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रही ऑडिटर की, तो गलत है ना। तो ऑडिटर रिपोर्ट अगर नहीं दे रही तो गलत है, ऑडिटर को बोलना है कि जहाँ पे भी हम बोला जा रहा है कि एक तरह से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंटेन, मतलब एक तरह से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे भी दे रहे हो साथ में दैट उसमें लिखा हुआ है एक तरह से ऑडिटर का नाम आ रहा है कहीं पे भी, तो तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट साथ में देनी है, ताकि ऑडिटर ने जो भी बोला है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर वो सब पब्लिक को पता होना चाहिए, छुपाना कुछ नहीं है तुमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइट क्या था हमारा, अप्लाइड क्राइटेरिया वाला था ना, अप्लाइड क्राइटेरिया डिटरमिन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल। सेकंड पॉइंट है ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट डेट मैनेजमेंट मानती है और जानती है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 3 पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएफएस इन अकॉर्डेंस विद एसी, AFRF नहीं, यहाँ पे AC है, याद रखना, टू मेक AFS अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन SFS एंड दैट इंडिकेट दैट ऑडिटर हैज़ रिपोर्टेड ऑन देम। लास्ट पॉइंट आ जाता है एग्री विद मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड, मतलब एक तरह से जो तुम रिपोर्ट के अंदर लिखोगे तो मैनेजमेंट से एग्री तो कर लो, पहले एग्री करोगे तो मैनेजमेंट से तो ही तो बात बनेगी ना, एग्री करोगे मैनेजमेंट से तो तुम उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बिफोर एक्सेप्टेंस ऑडिटर को क्या क्या करना है, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स अंडर, मतलब इतने प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इसमें क्या फॉर्म करना है ऑडिटर को। चलो जी, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अंडर SA 810, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट था ही, ये भी आ सकता है। तो इसमें प्रोसीजर का पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जी हमारा कि जो हमारे SFS हैं डू दे एडिक्वेटली डिस्क्लोज द समराइज नेचर, जो हमारे SFS हैं एडिक्वेटली डिस्क्लोज समराइज नेचर। सेकंड, जो हमारे SFS ही हैं एडिक्वेटली डिस्क्लोज अप्लाइड क्राइटेरिया। थर्ड पॉइंट, ये हमारे जो SFS हैं प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। 3 पॉइंट तो ये हो गए, इसको हम डिटेल में भी ऊपर पढ़ेंगे, एक तरह समरी है ये, SFS एडिक्वेटली डिस्क्लोज समराइज नेचर एंड अप्लाइड क्राइटेरिया, ठीक है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, मतलब SFS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, डिस्क्लोज भी किया अप्लाइड क्राइटेरिया एंड उसके अकॉर्डिंग SFS बने भी हैं, ओके। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपेयर है हमारा, कंपेयर वेदर SFS कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन AFS, मतलब ऐसा है कि तुम्हारे AFS में कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नोट्स वगैरह है, तुम उससे रिकैलकुलेट कर सकते हो, मतलब AFS की, मतलब एक तरह से तुम चाहते हो कि तुमने जो SFS बनाए हैं उसमें जो हमने नोट्स वगैरह दिए हैं उस नोट्स के थ्रू तुम जो फिगर्स तुम्हारी AFS के अंदर आ रही हैं वो ड्राइव कर सकते हो।
एक तरह से बैक कैलकुलेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये एक तरह से ऑडिटर को कंपेयर करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वेदर एसएफएस कंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्लस एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन। मतलब हमने ऊपर देखा था ना एग्रीगेशन हो रखी होगी, हमने टॉप पे पढ़ा था जब शुरुआत हुई थी ऐसे की। तो हमने देखना है कि वेदर एसएफएस कंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है जो एएफएस में उसके रिगार्डिंग, प्लस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे, मतलब सही से इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट की। ऐसा तो नहीं कि जो एएफएस में है ही नहीं, या एएफएस में है उसको ढंग से लिए ही नहीं यहाँ पे, तो एएफएस एसएफएस पढ़ेगा उसको एएफएस के रिगार्डिंग मतलब एक तरह से कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि एसएफएस में ये बात तो आ नहीं रही, और ये ऐसी बात कोई एसएफएस में ज़्यादा आ रही है जो एएफएस में नहीं आ रही, तो वो गलत हो जाएगा। फिर है सिक्स पॉइंट, व्हेन एसएफएस इज सिंगल मीन्स विदाउट एएफएस, then evaluate whether they describe from whom and where AFS available, or law regulation that specifies that AFS need not be made available, plus establish criteria for SFS जो law regulation ने दिया है वो। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट, आर एस एफ एस रियली अवेलेबल वेयर दे आर सेड टू बी, मतलब जहाँ पे मतलब एक तरह से मैनेजमेंट ने बोला है वेबसाइट पे जाके वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ पे मिल भी रहे हैं कि नहीं, चेक करो जाके। ऐसा तो नहीं कि एरर आ रही पोर्टल पे, एरर 404 करके आ रहा है कुछ, तो वो गलत हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। तो हम ये प्रोसीजर को पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट एक तरह से हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड से बस कलर पिंक कर लेते हैं या रेड करते हैं, सॉरी। फिर द ऑडिटर शेल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स एंड एनी अदर प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर मे कंसिडर नेसेसरी एज द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, पहला पॉइंट क्या है प्रोसीजर का, हमने 7 पॉइंट पढ़े थे, ABCDFG, ठीक है। पहला पॉइंट है, evaluate whether the summary financial statements adequately disclose their summarized nature and identify the audited financial, मतलब नेचर सही से डिस्क्लोज्ड है, प्लस AFS को आइडेंटिफाई करते हैं SFS, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वेदर व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अकम्पनीड बाई, हमने पढ़ लिया अगर कंपनी नहीं है तो किससे एंड कहाँ से लेना है हमें, फ्रॉम होम एंड वेयर AFS आर अवेलेबल, और वेयर लॉ रेगुलेशन स्पेसिफाई that audited financial statements need not be made available to the intended users, and establishes the criteria for preparation of financial statements। अगर क्राइटेरिया उसके रिगार्डिंग दिया भी है तो एक तरह से तुम्हें डिस्क्राइब करना है, तो एक तरह से डिस्क्राइब करना है तुम्हें उसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट है इसमें, इवेल्युएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज द अप्लाइड क्राइटेरिया। ये हमने पढ़ लिया, अप्लाइड क्राइटेरिया जो है मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है या वो जो प्रिस्क्राइब्ड है वो उसको सही से डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं आगे, कंपेयर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा RI ऑफ AFS इन द AFS टू डिटरमिन वेदर द सम SFS एग्री विद और कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द AFS। मतलब उस जैसे मान लो SFS में कोई इन्फॉर्मेशन है इन्वेंट्रीज के रिलेटेड, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग तुम इन्फॉर्मेशन देख रहे हो AFS के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन आपस में मैच हो रही है, मतलब कि तुम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो AFS के थ्रू SFS की, सॉरी SFS है ना स्मॉल वाला, SFS के थ्रू तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो AFS की फिगर की, तो वो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चेक करना है ऑडिटर को, ठीक है। और ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इवेल्युएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, ये हमने पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। और इसमें और पॉइंट बचा एक कि जो हमारे in view of the purpose, evaluate in view the SFS whether the summary financial statement SFS contain the information necessary, मतलब कोई पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, पर तुम कह रहे हो नहीं जी छोटे करने मैंने इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं है, जबकि वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी, वो गलत है। एंड आर एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन सो एज नॉट टू मिसलीडिंग, वही है ना कि इन्फॉर्मेशन सही से डिस्क्लोज करोगे तभी तो दूसरे बंदे को पता चलेगा ना कि ये भी है इस एंटिटी के अंदर, ताकि उसको गलत एक तरह से गलत डिसीजन ना ले ले कि समझ लो कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट गिरने वाले आने वाले टाइम में, तुमने ऐसा कुछ AFS में लिखा है इसके रिगार्डिंग ऑडिटर रिपोर्ट, पर ऐसा कुछ SFS में मेंशन नहीं कर रहे तुम, तो ऑब्वियसली इंटेंडेड यूज़र को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, तो मिसलीडिंग हो जाएगा वो तो, क्योंकि अगर AFS पड़ेगा तो। फिर आगे लास्ट पॉइंट, इवेल्युएट वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी unless law regulation provides that they need not be made available and establishes the criteria for professionality। ये ऊपर पढ़ लिया कि ऑलमोस्ट रिपीट पॉइंट है। चलो प्रोसीजर खत्म हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें इस जो है फॉर्म ऑफ ओपिनियन है ना, इसको एक तरह से ऐसे छोटा सा किया हुआ है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अगर वो बने हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो
उसमें लिखना है एज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। और अगर एसएफएस है उसी केस में अगर वो एसएफएस बने कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के हिसाब से, जो हमने पढ़ा था ना कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट पढ़ा था ना हमने एएमआर, तो ये वो चीज़ है। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क से बने हैं तो ऑडिटर रिपोर्ट में लिखना है कि कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर आगे है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से बने, जैसे समझ लो इंडेस वगैरह से बने हैं। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क तो हो गया सिंपल, कोई एक तरह से कहीं से कोई लॉ रेगुलेशन अलग से प्रिस्क्राइब किया जाए, कंपनी कह रही है मुझे ऐसे बनाना है तो वो अलग हो गया। फिर एफ हो गया, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल इंडेस वगैरह हो गया, जैसे कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होगी, तो इसमें लिखना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रू वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें लिखना है। बट एसएफएस में लिखना है क्या, दैट दे प्रोवाइड अ फेयर समरी, इसमें नहीं लिख सकते तुम दे प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, दे प्रोवाइड फेयर समरी, ओके। तो ये हो गया इस पोर्शन का पार्ट, ठीक है। ये हाँ एक और चीज़ लिखिए, अगर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन ऑन एसएफएस इन टर्म दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दो डिस्क्राइब्ड अबव, मतलब एक तरह से हमने जो ऊपर पढ़ा है ना तो उसका डिफरेंट, तो यहाँ पे लिखना है अप्लाई द प्रोसीजर एज डिस्कस अर्लियर एंड एनी फर्दर प्रोसीजर्स नेसेसरी टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द प्रिस्क्राइब्ड ओपिनियन एंड, मतलब वो तो करना ही करना है जो ऊपर डिस्कस किए हैं, प्लस evaluate whether users of the financial statements might misunderstand auditor's opinion on the SFS, and if so, whether additional explanation in the auditor's report on SFS can mitigate possible misunderstanding, मतलब additional explanation देनी पड़ सकती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग कम कर दे, वो हमने डिटरमिन करना है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं अभी, इफ द ऑडिटर कंक्लूड, ये तो हम देख लिया। हाँ यहाँ लिखा है कि एंगेजमेंट अकॉर्डिंगली, मैंने पढ़ लिया था ऊपर भी यार, ये मैंने ऊपर ही पढ़ लिया था, ऊपर वाला पॉइंट है रिपीट है। फिर आगे ऑडिटर रिपोर्ट कैसे देनी है एसएफएस के, जो ऑडिटर रिपोर्ट है एसएफएस के ऊपर देनी है ऑडिटर को, देनी किसको है, जो एएफएस का ऑडिटर है, बिकॉज हमने पढ़ लिया था ऊपर एंगेजमेंट एक्सेप्ट इस एस के अंदर वही कर सकता है जिसने एएफएस का ऑडिट किया है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, पहले वो सारे सेम है, टाइटल एड्रेसी, फिर इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ इसमें आता है एक एक्स्ट्रा एक तरह से, तो इसको हम पढ़ते हैं, कोई नहीं इसको पढ़ते हैं पहले, बाकी पैराग्राफ देख लेते हैं, बाकी पैराग्राफ क्या क्या कहते हैं। तो इसमें बाकी है डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली पता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर है आगे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। फिर पैराग्राफ क्लियरली एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, लाइक मॉडिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, क्या है, तो ये डिस्क्राइब करो यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे ऑडिटर सिग्नेचर, जो हमने पढ़ते हैं एसपीडी, सिग्नेचर प्लेस डेट, ये हम तीनों चीज़ पढ़ते हैं ना, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और डेट भी आ गई यहाँ पे, तो प्लेस भी आ गई यहाँ पे आगे, प्लेस में लिखा है यहाँ पे, डेट वाले भी पढ़ते हैं बाद में, प्लेस लिखा है बस, ठीक है, प्लेस आ गया ना। तो यहाँ पे एक पहले डेट वाला पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, तो डेट के रिगार्डिंग उसने बोला कमेंट करो डेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर यहाँ पे ऑडिटर शेल डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एसएफएस नो अर्लियर देन, मतलब इस दिन से पहले नहीं, वो कौन से दिन है, एसएई वाली डेट है पहला तो, प्लस एएफएस साइन होने वाली डेट, मतलब जिस दिन तुमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला जिस दिन तुम्हें, उससे पहले की तुम्हारी एसएफएस की डेट नहीं हो सकती। प्लस एएफएस साइन होने, जिस दिन एएफएस साइन हुए ना, इसमें लिखा है ऐसे डैश एंड डैश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डैश, तो इससे पहले की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और जिस दिन एसएई तुम्हें मिला है उससे पहले की भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये दोनों कैसे याद रखने हैं, ये पढ़ लेना यहाँ पे डिटेल में। तो हम चलते हैं अभी ऊपर हमारा पढ़ना था हमने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि इसमें पहले हम शॉर्ट फॉर्म एसएफएस एएफएस, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट ऑन एएफएस, डेट ऑफ एएफएस और जो डेट ऑफ एसएफएस के बीच में जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि हमने पता है एएफएस के बाद ही एसएफएस बनेगा, क्योंकि उसके डेट से पहले डेट हो ही नहीं सकती इसकी, और तो इसलिए इसका जो उसके बीच में ट्रांजैक्शन हुए हैं एएफएस और एसएफएस की डेट के बीच में, उसके रिगार्डिंग है। तो फिर ये है लास्ट में कि नॉट अ सब्स्टिट्यूट, जो एसएफएस है सब्स्टिट्यूट नहीं है बिल्कुल भी एएफएस के रिगार्डिंग, ओके। तो अब चलते हैं ऊपर, फिर आगे इसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आइडेंटिफाइज द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन विच auditor is reporting, including the title of each statement included in the SFS. When the auditor is aware that SFS will be included in a document that contains other information, auditor may consider, if the form of presentation allows, identifying the page numbers on which the, फिर आगे तो दिस इज, ठीक है कहानी लिखी है। फिर आगे आइडेंटिफाइज द एएफएस, रेफर टू द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द एएफएस
that the date of audit report, and in cases other than where AFS contain modified opinion, cases other than the cases where AFS contain modified opinion, EOM पैरा और अदर मैटर पैरा, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन है या EOM पैरा है या अदर मैटर पैरा है। इसके अलावा जो केसेस हैं, फैक्ट दैट अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द डिफरेंशियल, मतलब अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तुमने तो ये एक्सप्रेस करना है तुम्हें। ठीक है, आगे इफ़ द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द SFS इज़ लेटर देन द डेट ऑफ, ये हमने पढ़ लिया, उसके बीच के जो सबसे मतलब एक तरह से ये लिखा है डो नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स दैट अकर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन AFS। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, स्टेटमेंट indicating that the summary financial statements do not contain all the disclosure required by the financial reporting framework applied in the preparation of AFS, and that reading the summary financial statement is not a substitute for reading the AFS। समझ गए जी, MCQ आ सकते हैं, पढ़ लेना ध्यान से। ये हमारा होगा ऑडिट रिपोर्ट कैसे देनी है। फिर हमारा एक आता है थोड़ा, इसमें भी MCQ बने हैं, इस पर केस बेस MCQ भी शायद बना था नीचे। इसमें पहला पॉइंट है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन EOM पैरा OM पैरा इन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन AFS। हमें चेक करना है कि AFS में, हमने ऊपर पढ़ा ना, मॉडिफाइड ओपिनियन है, EOM पैरा है अगर, या OM पैरा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अगर उसके अलावा हमने देखना है कि SFS के अंदर क्या है। व्हेन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन AFS कंटेन्स क्वालिफाइड ओपिनियन एंड EOM पैरा और अदर मैटर पैराग्राफ, बट द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, मतलब ऑडिटर को लगता है कि जो SFS में मैं कर रहा हूँ इसमें गड़बड़ लग नहीं रही, दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद, और आर फेयर समरी, हमने पढ़ लिया, fair summary of the audited financial statements in accordance with the applied criteria, then auditor's report on summary financial statement shall also contain the following, मतलब कंसिस्टेंट लग रही है ऑडिटर को, तो ऑडिटर को एक तरह से साथ में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग, उस केस में, ये किस केस में पढ़ रहे हैं हम, क्वालिफाइड ओपिनियन, जिस केस में EOM पैरा है और अदर मैटर पैरा है। इसमें 3 पॉइंट है मेनली। पहला है स्टेट करो, बेसिस बताओ उसका क्या है, बेसिस पे उसके साथ ये पैरा दो, EOM पैरा OM पैरा, ये क्वालिफाइड ओपिनियन ये प्रोवाइड करो, प्लस उसका इफेक्ट क्या होगा SFS के ऊपर, 3 चीज़ें बता दो। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं हम 3 चीज़ें क्या हैं। ये हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड डेट क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मतलब बेसिस बताना है क्वालिफाइड ओपिनियन या EOM पैरा या OM पैरा। ठीक है, प्लस वो पैरा ही पूरा दे देना है। और थर्ड है इफेक्ट देयर ऑफ ऑन SFS। ठीक है, ठीक है, आगे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये तो हमने पढ़ लिया क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन या EOM पैरा या OM पैरा। बट अगर ऑडिटर रिपोर्ट ऑन AFS कंटेन एंड एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो क्या करना है ऑडिटर को एडिशनली, वो भी ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे स्टेट करना है, बेसिस करना है, प्लस इफेक्ट बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें यह चीज़ है कि अगर ये है तो इसमें भी स्टेट करना है, इस बेसिस बताना है क्यों है बेसिस, मतलब क्यों, मतलब वो तो हमने पढ़ी लिया, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर, बेसिस फॉर एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन। थर्ड चीज़ है स्टेट दैट इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेशन, बिकॉज हमने यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इफेक्ट क्या होगा, बिकॉज हमने ऑडिट नहीं किया है, हमने एक तरह से एडवर्स ओपिनियन दिया है या तो हमने एडवर्स ओपिनियन दिया, डिस्क्लेमर दे दिया। तो हमने ये लिखना है कि स्टेट दैट इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, खत्म। तो आगे है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना कैसे SFS के अंदर। फिर लिखा है यहाँ पे ऐसे सिंपल लाइन है, SFS इफ़ नॉट कंसिस्टेंट और नॉट फेयर समरी, ये हमने पढ़ लिया, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है या फेयर समरी नहीं है अगर SFS AFS की, तो प्लस मैनेजमेंट डिसएग्री करते हैं टू चेंज एनीथिंग, मतलब ऑडिटर कह रहा है ये चेंज कर लो मैनेजमेंट, मैं SFS सही कर दूंगा, सही करके दे दूंगा, तुम ये सही चीज़ सही कर लो, बट मैनेजमेंट डिसएग्री करती है, एडवर्स ओपिनियन दो भाई, निकलो। ठीक है, ख़त्म, इतना सही लिखे इसमें अंदर बस। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मतलब 2-3 पॉइंट छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ और ऑल्टरनेटिव लीडर्स टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वो ये बस छोटा कुछ नहीं है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन AFS इज रिस्ट्रिक्टेड और ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन AFS alerts readers that the AFS are prepared in accordance with स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क, मतलब कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तरह से। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में समझ गए ना, तुम प्रिपेयर लिखना होता है, मतलब ऑडिटेड नहीं लिखते। द ऑडिटर शेल इंक्लूड सिमिलर रिस्ट्रिक्शन और अलर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब अगर AFS में ऐसा कुछ लिखा गया है कि SPF से बने हैं, हमारे SPF से बने हैं, तो SFS के अंदर भी वो पॉइंट मेंशन करो, मतलब एक तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, यहाँ पे अलर्ट कर दो रीडर्स को, अगर AFS में रीडर को अलर्ट किया गया तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंपैरेटिव है। अब इसमें पता क्या चीज़ है कि अगर AFS है, AFS के अंदर समझ लो ईयर 1 है, ईयर 2 है, SFS के अंदर ईयर 1 ईयर 2 है, तो उसमें हमें ये देखना है कि
इसमें मैच नहीं कर रही है, अगर डिफरेंस है किसी में, तो हमें उस चीज़ में क्या, मतलब एक तरह से ऑडिटर को क्या करना है। हाँ, इसमें मेन चीज़ है कंपैरेटिव। हम ऐसे बोल रहे थे कि अगर एफ एस में ईयर 1 ईयर 2 दोनों है, बट एस एफ एस में ईयर 1 ही है सिर्फ, ईयर 2 मेंशन नहीं किया उन्होंने, तो ऑडिटर मैनेजमेंट ने किया, एक्चुअली मैनेजमेंट ही बना रही है ना, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को चेक कर रहा है कि मैनेजमेंट ने ये किया है, ठीक है। तो इसमें ऑडिटर को देखना है वेदर सच ओमिशन इज़ रीजनेबल इन सर्कमस्टांसिस एंड ऑडिटर शेल डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ एन अनरीजनेबल ओमिशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एस एफ एस। अगर कोई अनरीजनेबल ओमिशन है तो ऑडिटर को उसका इफेक्ट देखना है क्या होगा उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो इसमें लिखा उन्होंने आगे, इफ़ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन कंपैरेटिव दैट वर रिपोर्टेड ऑन बाय एन अदर ऑडिटर, मतलब समझ लो ईयर वन के तुम्हारे कंपैरेटिव में तो ईयर 1 ईयर 2 दोनों ले रहे हो, पर ईयर 1 किया है KPMG ने, ठीक है, बट ईयर 2 तुम कर रहे हो, तुम हो PwC में, ठीक है, तुम PwC में हो, तुम कर रहे हो, तो तुम एक तरह से कंपैरेटिव तो पुराने ऑडिटर का भी लोगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑडिटर रिपोर्ट ऑन SFS शेल ऑल्सो कंटेन द मैटर्स दैट SS 710 रिक्वायर्स द ऑडिटर इन टू इंक्लूड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे SS 710 पढ़ लेते हैं, 710 में क्या मैटर्स लिखे हैं। तो एक तरह से 710 में चलते हैं अभी। हाँ जी, तो हम आ गए हम SS 710 के अंदर, इसका नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सॉरी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये SS 710 का नाम। तो SS 710 का जो रेलिवेंट पोर्शन है 810 के लिए, वही हम यहाँ पे रीड करेंगे। अभी वैसे छोटा सा ही ऐसे है, इसको कभी छोटी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं अभी। तो इसका एक तरह से इन्होंने टेबल दिया हुआ है ICA नहीं, तो इसमें ही हमें हमारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑडिट रिपोर्ट है अगर विद रेफरेंस टू कंपैरेटिव फिगर्स, ये पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है कि द ऑडिटर्स ओपिनियन शेल रेफर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एंड ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। रेफर ईच पीरियड, जिस पीरियड का तुम कंपैरेटिव डाटा ले रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, सेकंड पॉइंट है डिफरेंस इन ओपिनियन, मतलब अगर तुम्हारा प्रीवियस ऑडिटर है, जैसे हमने ऊपर बोला ना KPMG था पहले, KPMG का क्या ओपिनियन है और हमारा इसमें अगर डिफरेंस ओपिनियन है प्रायर पीरियड के ऊपर ही, मतलब जो प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमारा डिफरेंट व्यू है, तो वो हमें कंसिडर करना है ऑडिट रिपोर्ट में। और थर्ड है कि इफ़ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय सम अदर ऑडिटर, मतलब अगर डिफरेंट ऑडिटर है प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो हमें कंसिडर करना है इसके अंदर। तो हम मेंशन भी करना है हमें अपनी इस करंट वाली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। लास्ट इसमें है कि लास्ट पॉइंट, इफ़ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब ऑडिट ही नहीं हो रखा, तो हमें मेंशन करना है भाई हमारे करंट ऑडिटर, मतलब KPMG का इन्होंने ऑडिटर ही नहीं पॉइंट किया, हम पहले तो नहीं, मतलब एक तरह से इन्होंने ऑडिट करवाया ही नहीं पहले, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी पक्का, तो हमें ये मेंशन करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस 810 के अंदर। हाँ, तो हमने ये पढ़ लिया कंपैरेटिव वाला पोर्शन। तो हम एक तरह से लास्ट बस 2-3 पोर्शन में पहुँच गए हैं। तो इसमें पहला है कि अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद SFS। तो इसमें देखना ऑडिटर को, सिंपल समरी है, अगर अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ये देखना पहले। तो अगर है नो है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर है तो उसमें देखना क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम SFS, मतलब अगर अनऑडिटेड है कोई इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली अनऑडिटेड है, कुछ तो घपला हो सकता है, ऑडिटर उस पर कुछ ओपिनियन दे नहीं सकता। तो ऑडिटर को देखना है जो SFS हैं उससे वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। अगर ये ऐसे है तो ऑडिटर खुश है तो चलो जी दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट भाई प्रेजेंटेशन चेंज कर लो उसको, या तो एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर लो, या कुछ ऐसा करो कि मतलब मुझे अपना गलत व्यू ना देना पड़े उसके ऊपर, मुझे सही दिखा दो आप, तो मैं उसको सही चेक भी कर सकूँ इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है, मैनेजमेंट कहती है भाई नहीं हम नहीं करते, हम निकलो यहाँ से, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन इन ऑडिट रिपोर्ट दैट सच इन्फॉर्मेशन नॉट कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, सीधा मेंशन कर दो कि अगर SFS के साथ उन्होंने दी है, एक तरह से डिफरेंशिएट नहीं किया रखी, पर ऑडिटर को लगता है उसके अंदर है, तो ऑडिट रिपोर्ट में आप मेंशन कर दो, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं। फिर है अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें यह चेक करना है कि अदर इन्फॉर्मेशन है, जो एक तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े उसमें SFS भी है और अदर इन्फॉर्मेशन भी है, तो ऑडिटर को देखना है कि अदर इन्फॉर्मेशन कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है किसके साथ, SFS के साथ। और अगर है, मतलब अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ़ नॉट एंड ऑडिटर थिंक्स दैट अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्स रिवीजन, ऑडिटर शैल डिस्कस विद मैनेजमेंट। अगर मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी है तो ये करना है, एक तरह से यही बोला ना, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी ऑडिटर शैल डिटरमिन
whether the SFS or the other information needs to be revised. If auditor becomes aware that OI needs to be revised, auditor shall discuss with management. ओके खत्म. तो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट में, तेरे दो टॉपिक रह गए बस. इसमें ऑडिटर एसोसिएशन. इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट एंटिटी प्लान्स टू स्टेट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल, हमने ऊपर पढ़ा था तो उसका ये एक तरह से डिटेल वर्जन है. ऑन SFS in a document containing SFS but does not plan to include related auditor's report. मतलब एक तरह से क्या कह रहे हैं, एंटिटी प्लान कर रही है कि ऑडिटर हैज़ रिपोर्टेड, मतलब एक तरह से SFS में एक तरह से सामने लिख रही है ऑडिटर ने रिपोर्ट की है, बट ऑडिटर की रिपोर्ट ही नहीं दे रही साथ में, तो ऊपर पढ़ लिया था हमने, गलत है. If management does so, auditor shall determine and carry out other appropriate action designed to prevent management from inappropriately and associating with the auditor with the summary financial statement in the document. उसमें ये लिखा है कि the reference to the auditor is made in context of the auditor's report on the and the system statement does not give the impression that auditor has reported on the summary financial statement. खत्म है इसमें, और कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आगे पढ़ लेंगे बस. इसमें लास्ट पॉइंट है एक, लास्ट है ना, यस लास्ट है. तो इसमें लास्ट है कि टाइमिंग ऑफ द वर्क एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर. हमने पढ़ लिया था कि when the auditor report on SFS after the completion of the audit of financial statements, auditor is not required to obtain additional audit, मतलब additional audit evidence नहीं लेना ऑडिटर को, प्लस उसको कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी इफेक्ट्स ऑफ इवेंट सब्सिक्वेंट टू डेट ऑफ FS. डेट ऑफ AFS है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद जो भी इफेक्ट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं लेना ऑडिटर को. नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस. बस ऑडिटर कुछ नहीं करना, ना उसको एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेना है, ना उसको रिपोर्ट करना है अलग इवेंट्स के ऊपर. ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे. ठीक है जी, तो ये हमारा ख़त्म हो गया ऐसे 810. यहाँ पे एक बार इसको फटाफट समरी से पढ़ लेते हैं. ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा, बस एक बार ऊपर से देख लेंगे फटाफट. वीडियो वैसे बहुत लंबी होगी, छोटा सा ऐसे है, नया ऐसे है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इस पर. पहला एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन SFS. पहले क्या है, इसमें क्या करते हैं, व्हाट डू SFS रिफ्लेक्ट, हमने पढ़ लिया. लेस डिटेल स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए. इसमें एक एंगेजमेंट कौन कर सकता है, सिर्फ जो AFS का ऑडिटर है वही हो सकता है. इसमें फिर हमने एक्सेप्टिंग से पहले क्या क्या देखना है ऑडिटर को, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल, ये देखना है. दूसरा पॉइंट है कि अप्लाइड क्राइटेरिया के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कि ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट मानती है, जानती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. 3 पॉइंट के लिए प्रिपरेशन ऑफ SFS इन अकॉर्डेंस विद AC. ओके, टू मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू IU. ओके, थर्ड पॉइंट है इंक्लूड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन SFS इन एनी डॉक्यूमेंट, जो हमने लास्ट में पढ़ाई है कि हर जॉब डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी ऑडिटर का नाम आ रहा है, ये लिखा ऑडिट हुआ है, तो ऑडिटर रिपोर्ट साथ में देनी है. फिर प्रोसीजर में हमने एक तरह समरी से पढ़ लेते हैं. SFS एडिक्वेटली डिस्क्लोज समराइज नेचर, SFS एडिक्वेटली डिस्क्लोज अप्लाइड क्राइटेरिया, SFS प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया. और फोर्थ पॉइंट, कंपेयर वेदर SFS कैन बी derived from related information in AFS. फिर फिफ्थ पॉइंट, वेदर SFS contain necessary information plus at an appropriate level of aggregation. Okay. Sixth point, when SFS is single, that is without AFS, then evaluate whether they describe from whom, मतलब एक तरह से AFS साथ में नहीं दे रहे तो ये डिस्क्राइब करो कहाँ से और किससे मिल सकते हैं. फिर या तो और लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका क्राइटेरिया लो. लास्ट पॉइंट है, आर AFS रियली वैल्यू वेयर द सेड टू बी, मतलब ये चेक करो. और ये हमने पढ़ लिया, प्रिपेयर्ड कंसिस्टेंट ट्रू एंड फेयर समरी. ठीक है, और इसके बाद है ऑडिटर रिपोर्ट का टाइटल, एड्रेस सी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ओपिनियन पैराग्राफ, फिर सिग्नेचर, प्लेस, डेट. ठीक है, ऐसे वाली डेट से पहले नहीं हो सकती, AFS साइन वाली डेट से पहले नहीं हो सकती. फिर है मॉडिफिकेशन वगैरह देख लिया हमने, स्टेट बेसिस इफेक्ट, फिर स्टेट बेसिस, फिर लिख दो स्टेट डेट इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन. ठीक है, फिर आगे हो गया रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ लिया, कंपैरेटिव देख लिया हमने 710 के अंदर जाके भी. ठीक है, और अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, फिर है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग देख लिया हमने, फिर ऑडिटर एसोसिएशन देख लिया, फिर टाइमिंग देख लिया. ख़त्म, हमारा इससे 810 यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके, तो गाइज इफ़ यू थिंक दैट इट हेल्प डू इन एनी way, then subscribe to the channel and like and share, comment. If you have any doubt, then comment it down.